हम इस वक्त जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? हमने ये सोचा था कि क्यों ना हम इलेक्शन में मतलब एज अ कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दें। हम क्यों वोट डालते हैं लोगों को, क्यों ना इस बार लोग हमें वोट डालें। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या ये प्रोसेस कितना आसान है प्रोसेस, और इसका क्या तरीक़ेकार है, और किस तरह एक आम आदमी जो है ना वो इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हो सकता है। हमने कोशिश ये की है कि हम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दें। सो हम जा रहे हैं इस वक्त डीसी ऑफिस के साथ, एक सब इलेक्शन ऑफिस होता है, जोनल इलेक्शन ऑफिस होता है, और वहाँ पे जाके उनका जो नुमाइंदा होगा उससे एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिससे हम आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें कि अगर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन आपने लड़ना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको क्या करना पड़ेगा जिसके लिए आप एक अवामी नुमाइंदा बन सकते हैं। यार ये अलग ही स्वाग होगा। आप जब इलेक्शन में आप सोचे तो लेवल क्या होगा आपका, कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं। तो ये यंगस्टर्स के लिए और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, और जो सिर्फ स्वाग के लिए जो है ना वो ज़्यादा मतलब कुछ करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा लेकिन हम ये भी पता लगाएंगे कि इसमें खर्चा कितना आता है, ताकि आपको पता लग सके कि क्या इस स्वैग के लिए क्या करना पड़ेगा। इस दफ़ा आपके साथ जो सेशन लेके आए हैं वो बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड है। हमारे एक दोस्त हैं जो कि लॉयर हैं, और वो बड़ा इसरार कर रहे थे कि यार हम बहुत सारे पार्टी लीडर्स को वोट देते हैं और हमारे इलाके में कुछ भी नहीं होता, तो इस वक्त क्यों ना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जाए। तो उनकी इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हम इस दफ़ा इलेक्शन ऑफिस गए कराची में, और हमने वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है। तो सोचा क्यों ना आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, और एक आम आदमी को पता लगे कि इलेक्शन लड़ने कितना मुश्किल है या कितना आसान है, और उसके क्या प्रोसेसेस हैं, और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं डिटेल्स की तरफ। सो बेसिकली प्रोसेस बहुत आसान है, और उस प्रोसेस में होता ये है कि 16 मार्च को डेट अनाउंस हो गई है कि जो जिन सीटों से रेजिग्नेशंस आए थे या जिन सीटों पे सीटें छूट गई थी फॉर एनी रीज़न, चाहे रिज़ाइन हो चाहे इंतकाल हो कैंडिडेट का, तो उनके जो इलेक्शन होने हैं, जिसको बाई इलेक्शन कह रहे हैं नेशनल असेंबली के, वो 16 मार्च से शुरू हो रहे हैं। सो इस 16 मार्च से क्या क्या स्टेप्स हैं उनके लिए अनाउंसमेंट की जाती है। सो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पब्लिक नोटिस जारी करता है। उस पब्लिक नोटिस के अंदर सारी डेट्स बताई जाती हैं। सो सारी डेट्स का मतलब ये है कि आप नॉमिनेशन पेपर कब जमा करा सकते हैं, उनकी स्क्रूटनी की क्या डेट है, स्क्रूटनी अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसकी रिवीजन की क्या डेट है, और अगर सबमिशन हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, और फिर जो सिंबल की अलॉटमेंट होती है, अदर देन जो बड़ी पार्टीज़ हैं जिनके सिंबल ऑलरेडी अलॉटेड हैं, उनके अलावा अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके लिए अगर सिंबल अलॉटमेंट है तो उसका क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों की डेट्स इलेक्शन कमीशन पब्लिक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म करता है। और इसी नोटिस के थ्रू वो ये भी इन्फॉर्म करता है कि किस एरिया के अंदर कौन सा रिटर्निंग ऑफिसर है जो कि इन सारे मामलात को देखेगा। इस नोटिस के तहत जो 16 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 3 तारीख को नोटिस हो गया है, जो कि 3 फरवरी थी। 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक, यानी 6 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक नॉमिनेशन पेपर सबमिट होंगे। नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने से पहले कैंडिडेट जिसने खड़ा होना होता है इलाके से, उसने एक एप्लीकेशन देनी होती है रिटर्निंग ऑफिसर को, और उस एप्लीकेशन में वो लिखता है कि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ से खड़ा होना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि अगर आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो आप कहीं के भी रिहायशी हो सकते हैं। आप पेशावर के रिहायशी होकर कराची से लड़ सकते हैं, आप कराची के रिहायशी होकर रावलपिंडी से लड़ सकते हैं, देयर इज़ नो चैलेंज इन इट। लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबली का है उसके लिए ज़रूरी है जो कैंडिडेट है वो उस प्रोविंस में रहता हो। और इसी तरह जो यूसी के या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो कैंडिडेट जिस यूसी से या जिस वार्ड से लड़ रहा हो वो उस वार्ड का मेंबर हो। जो एक और छोटा सा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि फॉर्म के अंदर जिसको हम विटनेस 1 और विटनेस 2 कहते हैं, और उनकी उर्दू की ज़बान में तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों की उसी यूसीज़ के अंदर फॉर लोकल गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, प्रोविंशियल में प्रोविंस में होना ज़रूरी है, और नेशनल के अंदर नेशनल का होना ज़रूरी है। सो एक दफ़ा वो आपको फॉर्म मिल जाए, जिसकी तस्वीर ये आपको नज़र आ रही है, अगर वो फॉर्म आपको मिल जाए तो आपने वो फॉर्म भर के वो जमा कराना होता है रिटर्निंग ऑफिसर को, और रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड उनकी टीम जो है फिर उसको स्क्रूटनाइज करती हैं। अच्छा, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जमा कराने पड़ते हैं।
उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एज सच कोई मेजर चीज़ नहीं है, बट उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको अपनी एसेट की डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। ना सिर्फ अपने बल्कि अपने स्पाउस की और अपने डिपेंडेंट लोगों की एसेट की डिक्लेरेशन भी करनी पड़ती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डुअल नेशनलिटी का लॉ जब से इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बाद से जो शख्स डुअल नेशनलिटी होल्डर है दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट एज ए इंडिपेंडेंट और एज अ पार्टी कैंडिडेट इन द इलेक्शन। सो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन हो, चाहे वो यूसी का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो। सो कराची में जो इस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 3 हलके हैं, जिसमें NA-242 जो कि सिराबकोट का एरिया है, NA-243 जो कि गुलशन इकबाल का एरिया है, NA-245 जो कि फिरोजाबाद के आसपास का एरिया है। इन 3 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। सो एज ए इंडिपेंडेंट आपने कैंडिडेट आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन है आपका, जिसके पास जाके आपने एप्लीकेशन देनी है और जिससे आपने फॉर्म लेना है। अगर मैं फ़ीस का आपको बताऊं तो जो फॉर्म कलेक्ट करने की फ़ीस है वो 100 रुपये फ़ीस है प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के फॉर्म की, और 50 रुपये फ़ीस है यूसी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की। अच्छा, उसमें सबमिशन की भी एक फ़ीस है, और वो सबमिशन की फ़ीस वो ये है कि यूसी के लिए वो फ़ीस 2,000 रुपये है, प्रोविंशियल के लिए वो फ़ीस 20,000 रुपये है, और नेशनल असेंबली के लिए वो फ़ीस 30,000 रुपये है। सो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ज़मानत ज़ब्त होने का। सो हम उसकी डिटेल में जाते हैं अभी कि ज़मानत ज़ब्त का क्या मतलब है और वो ज़मानत क्यों ज़ब्त होती है। जो इलेक्शन में हमारा बहुत शोर मचता है कि फ़लानी की इलेक्शन ज़मानत ज़ब्त हो गई, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि वो क्या चीज़ होती है। सो आपने एक दफ़ा फॉर्म जमा करा दिया विटनेसेस के साथ, उसमें नाम, वालिद का नाम, आपकी यूसी, आपका एरिया, आपका प्रोविंस, जो भी डिटेल्स हैं वो आपने दे दी, ऐसे की डिक्लेरेशन दे दी। तो उसके बाद फिर आपने जो है वो फॉर्म जमा करा दिया। सो फॉर्म जमा कराने में मर्द और ख़वातीन के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे मर्द खड़ा होना चाहे मर्द खड़ा हो सकता है, ख़वातीन खड़ा होना चाहे ख़वातीन खड़े हो सकते हैं। बस आपने फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फीस के साथ जमा कराना है। और आप उसके बाद जो सिंबल सिलेक्शन का टाइम है जो पब्लिक नोटिस में अनाउंस किया गया है, उसमें आपका सिंबल सेलेक्ट हो जाता है। आप अपनी चॉइसेस देते हैं, उन 3 चॉइसेस के अंदर से कोई एक सिंबल आपको अलॉट हो जाता है, और आप उसके बाद जो है वो कैंपेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज़मानत ज़ब्त होने का क्या मतलब है, बेसिकली जो फीस आपने जमा कराई होती है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, अगर आपको 1/3 ऑफ द टोटल वोटर्स जो कि वोट कास्ट हुए हैं, उनका अगर 1/3 वोट भी आपको ना मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। और ज़मानत का मतलब ये है कि वो जो 20,000 रुपये प्रोविंशियल के लिए या 30,000 रुपये जो नेशनल असेंबली के लिए आपने जमा कराए थे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये वापस मिल सकते हैं। तो जब हमने डिटेल में पूछा रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से, तो उन्होंने हमें बताया कि इसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू ये पैसे वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन जनरली इसकी प्रैक्टिस नहीं करते कैंडिडेट्स, क्योंकि उनके लिए ये अमाउंट शायद बहुत बड़ा नहीं होता। तो वो इन जनरल वो वापस नहीं लेते, बट ये वापस लिया जा सकता है। और अगर आपने वोट नहीं लिए हैं तो ये जब्त भी हो जाती है, विच मीन्स वो आप वापस क्लेम नहीं कर सकते हैं। टिकट एलोकेशन का क्या मतलब है। सो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि टिकटें बट रही हैं पार्टीज़ की तरफ से, वो उसका क्या मतलब है। हम क्योंकि इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, बस साथ साथ मैं आपको पार्टीज़ का भी थोड़ा सा बताता चलूँ जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है। और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होता यह है कि जो पार्टी का लीडर होता है वो एक बंदे को नॉमिनेट करता है, जिसको वो रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि उसने टिकट्स एलोकेट करनी है पार्टी के डिफरेंट नुमाइंदों को। सो उस प्रोसेस के थ्रू वो एक सर्टिफिकेट देता है कैंडिडेट्स को कि भाई आप इस हलके से खड़े होंगे फ्रॉम सर्टेन पार्टी। सो ये मतलब है उस टिकट एलोकेट होने का या टिकट मिलने का, जिसका हम बहुत ज़्यादा शोर सुनते हैं कि टिकट मिल गई, टिकट मिल गई। उस टिकट का मतलब ये है कि पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो टिकट एलोकेट करता है या वो इजाज़त देता है अपने बंदे को या अपने नुमाइंदे को कि तुम इस एरिया से हमारी पार्टी के लिए खड़े हो सकते हो। एक दफ़ा नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो जाएं तो उसके बाद आपके पास कैंपेनिंग का टाइम होता है। सो आप कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, और उस कैंपेन में कॉर्नर मीटिंग्स हो गई, जलसे हो गए, जुलूस हो गए, मुलाकातें हो गई, बैनर्स हो गए। इन सब का कोड ऑफ कंडक्ट ECP ने डिफ़ाइन किया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिफ़ाइन किया हुआ है, और आप उसके तहत सारी चीज़ें करते हैं। और इसी सूरत हाल में अगर आपको कहीं थ्रेट हो तो आप अपने एरिया के SSP को एक एप्लीकेशन देते हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, और उसकी बेसिस पे आपको सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है, चाहे वो पार्टी हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। एज़ पर लॉ उनको आपको सिक्योरिटी देनी होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा हुआ है।
मज़ेदार बात यह है कि ये तमाम फॉर्म्स सबमिशन का प्रोसेस कम्प्लीटली मैनुअल और फिज़िकल है। सो इसमें कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। आपको तमाम काम जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके करवाने पड़ते हैं। और जो कैंपेन ख़त्म करने का टाइम है वो बेसिकली इलेक्शन के दिन से 48 आवर्स पहले आपको इलेक्शन कैंपेन को स्टॉप करना होता है, जो कि हमने बहुत कॉमनली देखा भी है और उस पर अक्सर ईसीपी जो है वो शो कॉज नोटिस भी जारी करती है पार्टीज़ को। उसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पार्टीज़ को ये भी बताया जाता है कि आपने कितने पैसे खर्च करने हैं कैंपेन के ऊपर। नेशनल असेंबली का जो कैंडिडेट है वो 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है एट मैक्स। जो प्रोविंशियल असेंबली का कैंडिडेट है वो 20 लाख रुपए खर्च कर सकता है। और इसी तरह जो यूसी का है और उसके लिए भी एक सर्टेन लिमिट डिफाइन है, जो जो पैसे वो खर्च कर सकते हैं। और आपने देखा होगा पास्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं और वो उसकी इंक्वायरी भी करवाई गई है कि क्यों पैसे खर्च किए गए हैं। एज की लिमिट के बारे में हमें बताया गया है कि एज की कोई ख़ास लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। जबकि जो लोकल गवर्नमेंट में यूथ की सीट्स होती हैं उनमें 25 साल की लिमिट उन्होंने दी है कि 25 साल मिनिमम होना चाहिए कैंडिडेट को इन ऑर्डर टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन। एजुकेशन डॉक्यूमेंट के हवाले से हमें इत्तला मिली कि ऐसे तमाम लॉज को ख़त्म कर दिया गया है कि मिनिमम क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन। अगर आपको याद हो तो ये लिमिट थी मेरा ख्याल है मुशर्रफ के ज़माने में, और जब पीपल्स पार्टी आई थी तो उन्होंने ये लिमिट ख़त्म करवाई थी, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में जब इलेक्शन हुए थे तो बहुत सारे लोगों की जाली डिग्रियां और जाली एजुकेशन सामने आई थी। तो उसकी वजह से उन्होंने वो क्लॉज ही ख़त्म करवा दिया था अमेंडमेंट करवा के आपके आईन पाकिस्तान में। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि अक्सर लोगों के वोट जो हैं वो उनके इलाके से मूव हो जाते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है और उसको किस तरह वापस अपने इलाके में लेके आना है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं बताऊंगा। पोलिंग एजेंट के हवाले से पार्टीज़ में तो हर पार्टी ने अपने पोलिंग एजेंट जो हैं वो बनाए हुए होते हैं। हर पोलिंग स्टेशन में उनके एजेंट मौजूद होते हैं। जिस वक्त काउंटिंग होनी होती है उस वक्त काउंटिंग के टाइम पे कोई एक पोलिंग एजेंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर एक हल्का है उसमें 4-6 पोलिंग बूथ हैं तो उसमें से कोई एक बंदा जो है वो काउंटिंग के टाइम पे खड़ा हो जाता है ताकि रश भी ना हो और काउंटिंग भी सुकून से हो जाए। तो हर पार्टी का एक बंदा उस काउंटिंग के टाइम पे मौजूद होता है। सो चीफ पोलिंग एजेंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कि हर पार्टी अपने तरफ से एक चीफ पोलिंग एजेंट मुकर्रर करती है और बाकी जितने पोलिंग एजेंट होते हैं वो उस चीफ पोलिंग एजेंट के अंडर काम करते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो वोट अगर चेंज हो जाए तो उसका क्या तरीकाकार है और किस तरह उस वोट को चेंज करवाया जा सकता है अपने इलाके में। सो जो इत्तला हमें मिली वो उस इत्तला के मुताबिक जिस वक्त अनाउंसमेंट हो जाए इलेक्शन की, उस अनाउंसमेंट के बाद ये चेंज कराना एक मुश्किल काम होता है। हो तो जाता है लेकिन एक मुश्किल काम होता है, उसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन जो आसान तरीका है वो ये कि आम दिनों में आप अपने वोटर लिस्ट अपना वोट चेक कर लें किस इलाके में है। 8300 जो है वो शॉर्ट कोड है, उस पर अपना CNIC भेजें तो आपको डिटेल मिल जाती है कि आपका वोट कहाँ है। और आपको लगे कि आपका वोट आपके घर से दूर है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, जोनल ऑफिस चले जाएँ और वहाँ पे एक एप्लीकेशन दें। वो एप्लीकेशन के साथ आप बताएं कि यार मैं रहता यहाँ हूँ और मेरा स्टेशन जो है वो बहुत दूर है, तो आप इसको चेंज करके मेरे नियरेस्ट स्टेशन पे दें। तो फिर पोलिंग वो जो उसका जो ड्यू प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद ECP आपका वोट चेंज करके उस इलाके में ले जाती है जिस इलाके में आप रहते हैं। सो अक्सर लोग लाहौर से कराची मूव हो जाते हैं, कराची से लाहौर मूव हो जाते हैं, तो उन्होंने अगर चेंज करवाना है तो वो इस तरह चेंज करवा सकते। सो ये था बड़ा आसान सा प्रोसेस। आप खड़ा होना चाहते हैं ज़रूर खड़े होएं। अगली एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप खड़े हो जाते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो आपने वोट्स कैसे लेने हैं, कैंपेन कैसे करनी है, और ये सब हमें बताएंगे इंशाल्लाह हमारे दोस्त कुतुब खान साहब। और वो एक लॉयर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और उनका बड़ा इंटरेस्ट है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होने के लिए। तो लेट्स सी अगली एपिसोड में आपको क्या इत्तला मिलती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले थी या नहीं थी।